इस तस्वीर में दिख रही ये औरत अपने हवस और पैसों की लालच में इतनी अंधी हो चुकी थी कि इसने अपने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। इसने ऐसा शर्मनाक और खौफनाक काम किया जिसे सुनकर आपका इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। ये शादीशुदा थी और 3 मासूम बच्चों की मां भी। लेकिन इसके बावजूद ये अपने से 10 साल छोटे लड़के के प्यार में इस कदर पागल हो चुकी थी कि इसने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, अपने पति की हत्या के लिए इसने इतनी खतरनाक और सोची समझी साजिश रची कि न सिर्फ परिवार वाले बल्कि आसपास के लोग भी इसके झूठ और चाल में फंस गए। लेकिन जैसे जैसे इस केस की जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे एक एक करके ऐसे खुलासे सामने आए जिन्होंने हर किसी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। तो चलिए जानते हैं इस दिल दहला देने वाले केस की पूरी सच्चाई। इस कहानी की शुरुआत होती है तेलंगाना के एक छोटे से गांव से, जहां एक साधारण से घर में एक खुशहाल परिवार रहता था। इस परिवार में रमेश अपनी पत्नी सौम्या और अपने 3 बच्चों, एक बेटी और 2 बेटों के साथ रहता था। पास ही उसके भाई केदारी का भी घर था। दोनों भाई अलग अलग घरों में जरूर रहते थे, लेकिन उनके बीच प्यार और अपनापन बिल्कुल भी कम नहीं था। न कभी कोई झगड़ा, न कोई मनमुटाव। दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते थे। रमेश और सौम्या की शादी को करीब 13 साल हो चुके थे और ये एक लव मैरिज थी। शुरुआत में परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन धीरे धीरे बच्चों की खुशी के आगे सब मान गए और फिर सब कुछ सामान्य और खुशहाल हो गया, मानो जिंदगी ने अपनी रफ्तार पकड़ ली हो। रमेश एक बड़ी फाइनेंस कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करता था। वहीं सौम्या एक स्कूल में नॉन टीचिंग स्टाफ के तौर पर नौकरी करती थी। केदारी इजराइल की एक कंपनी में काम करता था और उसकी पत्नी अनीता घर संभालती थी। कुल मिलाकर दोनों परिवार एक शांत और संतुलित जिंदगी जी रहे थे। लेकिन किसे पता था कि ये सुकून ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। 12 अगस्त 2025 का दिन भी आम दिनों जैसा ही था। रमेश रोज की तरह अपनी बाइक से ऑफिस से घर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। खेतों के पास अचानक एक तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि रमेश सड़क पर गिर पड़ा, लेकिन किस्मत ने उस दिन उसका साथ दिया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे उठाया और अस्पताल पहुंचाया। जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि रमेश को सिर्फ हाथ में हल्की चोट आई है, बाकी वो पूरी तरह सुरक्षित है। ये सुनकर परिवार ने राहत की सांस ली, मानो कोई बड़ा खतरा टल गया हो। डॉक्टर ने उसे 1 महीने का बेड रेस्ट दिया और रमेश ने भी घर पर रहकर आराम किया। 1 महीने बाद वो पूरी तरह ठीक हो गया और फिर से अपनी सामान्य जिंदगी में लौट गया। उस हादसे को लेकर एक केस भी दर्ज हुआ, लेकिन कार का कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे वो मामला ठंडा पड़ गया और परिवार भी इसे एक बुरा सपना समझकर भूलने लगा। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। रमेश का स्वभाव बेहद अच्छा था। जो भी उसे जानता था उसकी तारीफ करता था। पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि उसके ऑफिस के लोग भी कहते थे कि रमेश जैसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। वो अपने परिवार से बेहद प्यार करता था और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता था। 20 दिसंबर 2025 की रात सब कुछ सामान्य था। रमेश अपने कमरे में अकेले सो रहा था, जबकि सौम्या अपने 3 बच्चों के साथ दूसरे कमरे में थी। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदलने वाला था। सुबह करीब 6 बजे सौम्या उठी। उसने रोज की तरह बच्चों को भी जगा दिया, क्योंकि उन्हें स्कूल जाना था। आमतौर पर रमेश भी इसी समय तक उठ जाता था। वो अपने समय को लेकर बहुत पाबंद था, लेकिन उस दिन कुछ अजीब था, बहुत अजीब। सौम्या ने देखा कि रमेश कहीं नजर नहीं आ रहा है। उसे ये बात खटकने लगी, क्योंकि वो ऐसा इंसान नहीं था जो देर तक सोए। पहले तो उसने सोचा कि शायद पिछली रात काम की वजह से थक गया होगा, लेकिन फिर भी उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो उसे जगाने के लिए उसके कमरे की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो कमरे के पास पहुंची, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था और अंदर रमेश बिस्तर पर वैसे ही लेटा हुआ था, मानो कुछ बहुत गलत हो चुका हो। और यहीं से इस कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सौम्या ने रमेश को हिलाकर जगाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो बार बार उसे पुकार रही थी, लेकिन रमेश की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। उसका यूं बिना हरकत के पड़े रहना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सौम्या ने दोबारा कोशिश की, रमेश को फिर से उठाने की, लेकिन इस बार भी वही सन्नाटा था। और अब सौम्या को डर लगने लगा था कि कुछ गलत हो चुका है। जब उसने रमेश के नजदीक जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
क्योंकि रमेश सांस नहीं ले रहा था। ये देखते ही सौम्या बुरी तरह घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज में एक ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। वो भागती हुई अपने देवर केदारी के घर पहुंची और उसकी पत्नी अनीता को सब कुछ बताया। उसी समय उसके ससुर भी वहां आ गए और सौम्या ने कांपती आवाज में उन्हें भी पूरी बात बता दी। रमेश के पिता बिना एक पल गंवाए तुरंत घर पहुंचे और जब उन्होंने अपने बेटे को देखा तो सच उनके सामने था। रमेश अब इस दुनिया में नहीं रहा था। अनीता तुरंत एक डॉक्टर को बुलाने के लिए गई और कुछ ही देर में पास के एक डॉक्टर को लेकर वापस आई। डॉक्टर ने जांच की तो कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई और फिर उन्होंने वही कहा जिससे सब डर रहे थे। रमेश की मौत हो चुकी थी। ये सुनते ही पूरे घर में मातम छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। रमेश को पहले से दिल की बीमारी थी और वो उसकी दवाइयां भी ले रहा था। यही वजह थी कि सबको लगा कि उसकी मौत शायद हार्ट अटैक की वजह से हुई है। डॉक्टर ने भी यही कहा कि ये एक नेचुरल डेथ लग रही है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। रिश्तेदार, पड़ोसी सभी घर पहुंचने लगे। हर किसी के चेहरे पर दुख था और मन में एक ही सवाल था कि इतनी अचानक सब कैसे खत्म हो गया। लेकिन किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इस मौत के पीछे एक डरावना सच छुपा हुआ है। परिवार ने भी इसे एक सामान्य मौत मान लिया और बिना ज्यादा सोचे समझे अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी गई। उन्होंने फैसला किया कि रमेश का दाह संस्कार नहीं बल्कि उसे दफनाया जाएगा और उसी के अनुसार सारी रस्में तय कर दी गईं। इसी बीच अनीता रमेश की कुछ तस्वीरें ले रही थी, लेकिन तस्वीरें लेते वक्त उसकी नजर रमेश के गले पर पड़ी। वहां एक अजीब सा निशान था जो बिल्कुल सामान्य नहीं लग रहा था। पहले तो अनीता ने सोचा कि शायद शरीर को इधर उधर करने की वजह से ये निशान पड़ गया होगा, लेकिन फिर भी उसके मन में एक अजीब सा शक पैदा हो गया। वो ये बात किसी से कहना चाहती थी, लेकिन डर रही थी कि लोग क्या सोचेंगे, कहीं वो गलत ना हो, और इसी डर में उसने उस वक्त चुप रहना ही सही समझा। दूसरी तरफ सौम्या का रो रो कर बुरा हाल था। उसे लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। आखिरकार सभी रस्में पूरी कर दी गईं और रमेश को दफना दिया गया। सब कुछ खत्म हो चुका था, या कम से कम सभी को यही लग रहा था। लेकिन अनीता के मन में उठ रहा वो शक अभी भी जिंदा था। अंतिम संस्कार के बाद अनीता ने अपने पति केदारी को फोन किया, जो उस समय शहर से बाहर था, और उसे पूरी घटना के बारे में बताया। केदारी ने सारी बात ध्यान से सुनी और बिना देर किए अनीता से कहा कि तुरंत पुलिस स्टेशन जाओ, ये मामला सामान्य नहीं लग रहा। अनीता ने एक पल भी देर नहीं की और सीधे थाने पहुंच गई। वहीं दूसरी तरफ केदारी ने भी फोन पर पुलिस को पूरी जानकारी दे दी थी। 21 दिसंबर 2025 को इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई और यहीं से इस कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि रमेश का अंतिम संस्कार पहले ही हो चुका था और उसकी ना कोई मेडिकल जांच हुई थी, ना कोई सैंपल लिया गया था और ना ही कोई डीएनए टेस्ट। यानी अब उनके पास कोई ठोस फॉरेंसिक सबूत नहीं था। ऐसे में सच तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी पुलिस ने हार नहीं मानी। उन्होंने सबसे पहले रमेश के परिवार वालों और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की, क्योंकि कभी कभी सच सबूतों में नहीं, लोगों की बातों में छुपा होता है। ज्यादातर लोगों ने रमेश की मौत को एक नेचुरल डेथ ही माना था, लेकिन कुछ लोग थे जिन्हें इस पूरी घटना में कुछ अजीब लग रहा था। खासकर अनीता को उसका शक अब और भी गहरा होता जा रहा था। उसने सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि कुछ और लोगों ने भी रमेश के गले पर पड़े उस अजीब निशान को देखा था, और वो निशान किसी भी तरह से सामान्य नहीं लग रहा था। और यहीं से सवाल उठने लगे थे कि क्या ये सच में एक नेचुरल डेथ थी या फिर इसके पीछे कोई छुपा हुआ राज था। वहीं दूसरी तरफ परिवार के कुछ लोग अब भी इसे सामान्य मौत ही मान रहे थे। उनका कहना था कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति घर में आया होता तो दरवाजा खुलने या बंद होने की आवाज जरूर सुनाई देती। साथ ही घर के मेन गेट पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, तो अगर कोई बाहर से आता तो वो कैमरे में जरूर कैद होता। इन्हीं बातों के चलते परिवार के कई लोग इस शक को नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन सच्चाई इतनी आसान नहीं थी। जब पुलिस ने केदारी से बात की तो उसने एक ऐसी बात कही जिसने इस केस की दिशा ही बदल दी। उसने साफ कहा कि मेरे भाई को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, वो पूरी तरह फिट था। अब पुलिस के लिए यह एक बड़ा संकेत था। उन्हें समझ आ गया था कि बिना पोस्टमार्टम के इस केस में आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है। लेकिन यहाँ एक बात उनके पक्ष में थी, रमेश का दाह संस्कार नहीं हुआ था बल्कि उसे दफनाया गया था।
और यही बात इस केस की सबसे अहम कड़ी बन गई। 24 दिसंबर को पुलिस उस जगह पहुंची जहां रमेश को दफनाया गया था। वहां खुदाई शुरू की गई। माहौल बेहद गंभीर था। मौके पर मजिस्ट्रेट, फोरेंसिक टीम और कई अधिकारी मौजूद थे ताकि पूरी प्रक्रिया कानून के मुताबिक सही तरीके से पूरी हो सके। लेकिन जैसे ही शव को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई, परिवार के लोग इसके खिलाफ हो गए। खासकर सौम्या, वो बार बार रोते हुए कह रही थी कि ऐसा मत कीजिए, आप उनका अपमान कर रहे हैं, उन्हें शांति से रहने दीजिए। उसकी बातों में दर्द था, लेकिन पुलिस जानती थी कि ये कदम उठाना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना पोस्टमार्टम सच्चाई तक पहुंचना असंभव था। आखिरकार पुलिस ने अपनी प्रक्रिया जारी रखी और रमेश के शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कुछ दिन बाद जब रिपोर्ट सामने आई तो उसने इस पूरे मामले की सच्चाई खोलकर रख दी, और वो सच्चाई जितनी चौंकाने वाली थी उतनी ही डरावनी भी। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि ये कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या थी। रमेश के गले पर जो निशान था वही इस केस की सबसे बड़ी कड़ी बना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी मौत गला दबाने से हुई थी, यानी किसी ने उसे बेरहमी से मार डाला था। ये सच सामने आते ही परिवार के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उन्हें भी यकीन हो गया था कि ये कोई सामान्य मौत नहीं, बल्कि एक खौफनाक हत्या थी। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच और तेज कर दी। सबसे पहले घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की गई, लेकिन वहां भी कोई अनजान व्यक्ति घर में आता जाता दिखाई नहीं दिया। पुलिस ने परिवार से पूछा कि क्या रमेश की किसी से दुश्मनी थी, कोई झगड़ा या कोई विवाद, लेकिन जवाब वही था कि नहीं, रमेश का किसी से कोई झगड़ा नहीं था। पुलिस ने रमेश के ऑफिस में भी पूछताछ की, लेकिन वहां से भी कोई खास जानकारी नहीं मिली। इसी दौरान पुलिस को 12 अगस्त वाले एक्सीडेंट के बारे में पता चला, और यहीं से एक नया शक पैदा हुआ कि क्या वो एक्सीडेंट सच में एक हादसा था या फिर पहले से की गई हत्या की कोशिश। धीरे धीरे पुलिस की नजर अब बाहर से हटकर घर के अंदर के लोगों पर जाने लगी, क्योंकि घटना के समय घर का दरवाजा अंदर से बंद था और घर में सिर्फ सौम्या और बच्चे ही मौजूद थे। यानी अब शक का दायरा सिमटकर घर के भीतर ही आ चुका था, और यहीं से इस कहानी का सबसे खतरनाक सच सामने आने वाला था। इसी शक के आधार पर पुलिस ने सौम्या के कॉल रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए, खासकर रात 1 बजे से 3 बजे के बीच के, और यहीं से इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया। कॉल डिटेल्स में एक नंबर बार बार सामने आ रहा था। जब उस नंबर की जानकारी निकाली गई तो पता चला कि वो दिलीप नाम के एक युवक का है, और जब पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रैक की तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। घटना वाली रात दिलीप उसी इलाके में रमेश के घर के आसपास मौजूद था। अब पुलिस के सामने कई सवाल खड़े हो चुके थे कि दिलीप कौन था और उसका सौम्या से क्या रिश्ता था। आखिर दोनों के बीच इतनी लंबी लंबी बातचीत क्यों होती थी? इन सवालों के जवाब पाने के लिए पुलिस ने सौम्या से पूछताछ शुरू की। शुरुआत में वो लगातार पुलिस को गुमराह करती रही और इधर उधर की बातें करती रही, लेकिन जैसे जैसे सवाल सख्त होते गए वैसे वैसे उसका हौसला टूटने लगा, और आखिरकार वो टूट गई। उसने पुलिस के सामने वो सच कबूल किया जो बेहद चौंकाने वाला और अंदर तक झकझोर देने वाला था। दरअसल जिस स्कूल में सौम्या काम करती थी, उसी स्कूल में दिलीप एक टीचर था। यहीं से दोनों की पहचान शुरू हुई, और धीरे धीरे ये पहचान दोस्ती में बदल गई। सौम्या रोज घर से खाना बनाकर स्कूल ले जाती थी और स्टाफ के साथ शेयर करती थी, जिसमें दिलीप भी शामिल था। यहीं से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। दिलीप अक्सर उसके हाथ के खाने की तारीफ करता, और शायद यही छोटी छोटी बातें सौम्या के दिल को छूने लगी। उस समय दिलीप की शादी नहीं हुई थी, और वो उम्र में भी सौम्या से काफी छोटा था, लेकिन तारीफ और साथ बिताया गया समय, इन सब ने धीरे धीरे उनके रिश्ते को एक अलग दिशा दे दी। अब सौम्या खास तौर पर दिलीप के लिए नए नए पकवान बनाकर ले जाने लगी। दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी, और फिर दोस्ती कब एक अवैध संबंध में बदल गई, उन्हें खुद भी शायद पता नहीं चला। स्कूल में जब भी मौका मिलता वो साथ समय बिताते, और घर आने के बाद भी सौम्या बहाने बनाकर दिलीप से मिलने चली जाती। वहीं दूसरी तरफ रमेश को इस सब का जरा भी अंदाजा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसे कुछ बदलता हुआ महसूस होने लगा था। उसने नोटिस किया कि अब सौम्या उससे पहले जैसी बात नहीं करती। उसका व्यवहार बदल गया था। जब भी वो प्यार से बात करने की कोशिश करता, सौम्या या तो रूखे तरीके से जवाब देती या कई बार बिल्कुल जवाब ही नहीं देती, और यहीं से उनके रिश्ते में दूरी बढ़ने लगी। रमेश को लगने लगा कि कुछ तो गलत है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सच्चाई कितनी कड़वी है। एक दिन जब घर में कोई नहीं था,
बच्चे स्कूल गए हुए थे और रमेश ऑफिस में था। इसी मौके का फायदा उठाकर सौम्या ने दिलीप को घर बुला लिया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उस दिन रमेश अचानक जल्दी घर लौट आया और जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, उसके सामने जो था उसने उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। उसने सौम्या और दिलीप को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। ये दृश्य देखकर रमेश गुस्से से भर गया। उसने दोनों को खूब डांटा और दिलीप से कहा कि तुम अभी जवान हो, अपनी जिंदगी बनाओ, शादी करो, लेकिन मेरा घर मत तोड़ो, मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत करो। रमेश ने सौम्या को भी समझाने की कोशिश की, बच्चों का हवाला दिया, परिवार का हवाला दिया। उस समय सौम्या ने हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि वो ये सब खत्म कर देगी, लेकिन वो सिर्फ एक दिखावा था। असल में ना तो सौम्या दिलीप को छोड़ना चाहती थी और ना ही दिलीप उसे। दिलीप ने कई बार सौम्या से कहा कि वो अपने पति और बच्चों को छोड़कर उसके साथ भाग जाए और नई जिंदगी शुरू करे, लेकिन सौम्या ने साफ मना कर दिया। उसका ये इनकार बच्चों या परिवार की वजह से नहीं था, बल्कि वजह कुछ और थी। वो सब कुछ खोना नहीं चाहती थी, घर भी और दिलीप भी। और यहीं से उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार ने जन्म लिया। उसने तय कर लिया कि घर छोड़ने के बजाय वो अपने पति को ही रास्ते से हटा देगी। इसके बाद दोनों ने मिलकर रमेश को मारने की साजिश रचनी शुरू कर दी। दरअसल ये उनकी पहली कोशिश नहीं थी। 12 अगस्त को जो एक्सीडेंट हुआ था वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी योजना थी। और उस कार में बैठा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि दिलीप ही था। लेकिन उस दिन किस्मत ने रमेश का साथ दिया और वो बच गया। यही वजह थी कि अब दोनों ने पहले से भी ज्यादा खतरनाक और पुख्ता प्लान बनाने का फैसला किया। उन्होंने समझ लिया था कि अगर दोबारा एक्सीडेंट का सहारा लिया तो शक होना तय है। इसलिए अब उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जो ऊपर से पूरी तरह सामान्य लगे, लेकिन अंदर से बेहद खौफनाक हो। सौम्या ने दिलीप से कहा कि इस काम में और लोगों को शामिल किया जाए ताकि प्लान मजबूत हो सके। दिलीप ने अपने कुछ रिश्तेदारों और एक दोस्त को इसमें शामिल कर लिया, लेकिन यह काम आसान नहीं था। इसके लिए पैसों की जरूरत थी और इसके लिए सौम्या ने अपनी सोने की अंगूठी तक बेच दी। कुछ पैसे खुद से मिलाए और दिलीप को दे दिए ताकि वो उन लोगों को दे सके जो इस खौफनाक साजिश को अंजाम देने वाले थे। अब प्लान पूरी तरह तैयार था। योजना ये थी कि रमेश को पहले नींद की गोलियां दी जाएंगी, फिर कुछ लोग घर में आकर चोरी का नाटक करेंगे और उसी दौरान रमेश की हत्या कर दी जाएगी ताकि सबको लगे कि ये एक लूटपाट के दौरान हुई हत्या है। इसी योजना के तहत 19 दिसंबर की रात सौम्या ने जानबूझकर घर का सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया। जब परिवार वालों ने उससे पूछा तो उसने बहाना बना दिया कि बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है और किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। रात को सभी ने खाना खाया और अपने अपने कमरों में सोने चले गए। रमेश भी अपने कमरे में सो गया, लेकिन उसे क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। इसके बाद सौम्या ने उन लोगों को फोन किया जिन्हें पैसे दिए गए थे, लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाया। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार सिर्फ सन्नाटा था। अब उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। तुरंत उसने दिलीप को फोन किया और सारी बात बताई। दिलीप ने भी उन लोगों को कॉल किया, लेकिन उन्होंने उसका फोन भी नहीं उठाया। अब प्लान अधर में लटक गया था, लेकिन दोनों पीछे हटने वाले नहीं थे। इस बीच सौम्या ने घर का मेन गेट पहले ही खुला छोड़ दिया था ताकि कोई भी आसानी से अंदर आ सके। कुछ समय बाद दिलीप खुद अपने एक रिश्तेदार के साथ वहां पहुंच गया। अब वो पल आ चुका था जिसका उन्होंने कई दिनों से इंतजार किया था। दोनों चुपचाप रमेश के कमरे में दाखिल हुए। रमेश गहरी नींद में था और इसी मौके का फायदा उठाते हुए दिलीप और उसके साथी ने तौलिया लेकर उसके गले में कसकर दबा दिया और उसी वक्त सौम्या ने उसके मुंह और नाक पर तकिया रख दिया ताकि वो सांस ना ले सके। कुछ ही मिनटों में रमेश की सांसें थम गईं और इस तरह एक पति, एक पिता जिसने सिर्फ अपने परिवार को बचाने की कोशिश की थी, उसे उसी के अपने घर में उसी की पत्नी ने मरवा दिया। हत्या के बाद दिलीप और उसका साथी वहां से निकल गए और सौम्या ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और ऐसे सो गई मानो कुछ हुआ ही नहीं। अगली सुबह उसने वही किया जो शायद पहले से तय था, रोना, चिल्लाना, हर वो नाटक करना जिससे वो खुद को बेगुनाह साबित कर सके। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी, क्योंकि जिस रमेश को उसने मरवाया था वो उसे पहले ही माफ कर चुका था, सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य के लिए, ताकि उसका घर और उसका परिवार टूटने से बच जाए। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस भरोसे को वो बचाने की कोशिश कर रहा है
वही भरोसा उसकी मौत की वजह बन जाएगा। लेकिन सौम्या ने एक बार भी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। उसने सिर्फ अपने लालच को प्राथमिकता दी। जब पुलिस ने उससे पूछा कि उसने घर छोड़ने के बजाय इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया, तो इसके पीछे की असली वजह सामने आई। दरअसल रमेश के नाम पर लगभग 20 लाख रुपए की बीमा पॉलिसियां थीं, जिनकी जानकारी बहुत कम लोगों को थी। लेकिन जैसे ही सौम्या को इसके बारे में पता चला, वो पैसों के लालच में अंधी हो गई। इसी लालच ने उसे इतना निर्दयी बना दिया कि उसने अपने ही पति की हत्या करने का फैसला कर लिया। जब ये पूरी सच्चाई पुलिस के सामने आई, तो इस मामले में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हालांकि इस केस में एक नया मोड़ तब आया जब रमेश के पिता ने अपनी बहू पर लगे सभी आरोपों को नकार दिया। उनका कहना था कि न तो सौम्या का दिलीप के साथ कोई संबंध था और न ही उसने रमेश की हत्या की है। उनके मुताबिक इस हत्या के पीछे असली दोषी केदारी था। इस तरह सच्चाई सामने आने के बाद भी ये मामला पूरी तरह शांत नहीं हो पाया, बल्कि परिवार के भीतर ही मतभेद का दौर शुरू हो गया। एक तरफ पुलिस के पास सबूत थे, तो दूसरी तरफ परिवार के अपने दावे, जिसने इस केस को और भी उलझा दिया। तो ये थी एक ऐसी चौंकाने वाली और दर्दनाक कहानी जिसने ये दिखा दिया कि लालच और गलत रिश्ते इंसान को किस हद तक गिरा सकते हैं। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।